Hi everyone, how are you? Hope you are doing good. Okay, so in the previous lecture we had seen with causes of high birth rate, लेकिन उसमें खाली social factors देखे थे. आज हम देखने जा रहे हैं economic factors. Okay, let us see that in detail. पहला, लो लेवल ऑफ एजुकेशन. अब एक क्वेश्चन आएगा, सर एजुकेशन का पॉपुलेशन से क्या कनेक्शन? तो देखो, एजुकेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इज एब्सोल्युटली कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि डायरेक्टली खाली शब्द सुन के आपको मीनिंग मालूम पड़ जाए वैसा यहां पे पॉसिबल नहीं है. रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी. सो लेट अस सी व्हाट दैट रिलेशन इज. सबसे पहला, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन ऑफ फीमेल्स एंड साइज ऑफ फैमिली. मतलब क्या? फीमेल एजुकेशन बढ़ेगा तो बर्थ ऑफ न्यू चिल्ड्रन डाउन जाएगा, और फीमेल एजुकेशन अगर कम होगा तो बर्थ ऑफ न्यू चिल्ड्रन ऊपर जाएगा. Inverse relation means negative relationship. If one goes up, the other goes down. एक ऊपर तो दूसरा नीचे, एक नीचे तो दूसरा ऊपर. अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए let us see one video on your screen. छुटकी जल्दी आ. टिफिन लिया? हाँ. आजा. पकड़ लिया. अरे गोविंद. अरे भैया नमस्ते. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. अरे ये क्या, बिटिया स्कूल जाने लगी है? चलो अच्छा है अच्छा है. वैसे जरा संभल के गोविंद, ज्यादा पढ़ लिख करके कहीं लड़की हाथ से ना निकल जाए. चले बेटे. पापा, मैं हाथ से क्यों निकल जाऊंगी? बताऊं? देख, अभी तू स्कूल जाएगी. हाँ. फिर मन लगाकर पढ़ाई करेगी. हाँ. फिर जब तू फर्स्ट आएगी, हाँ. तो बड़े शहर में जाके इंजीनियर बनेगी. इंजीनियर नहीं, पायलट. अच्छा, पायलट. फिर तो तू मुझे प्लेन में मुफ्त में घुमाएगी. घुमाऊंगी ना. पक्का? पक्का. हाथ दे अपना. चल बेटा, शाबाश. फिर क्या होगा? फिर तू पायलट बन के बहुत सारे पैसे कमाएगी. अपने फैसले खुद करेगी. बड़ी बड़ी हीरोइनों की तरह जीन्स पैंट पहनेगी. जीन्स पैंट? हाँ, जीन्स पैंट. जहां मन करेगा वहां जाएगी, जब मन करेगा तब जाएगी. तू अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी, है ना? हाँ. तो पापा, फिर तो हाथ से निकलना अच्छा है ना पापा? बहुत अच्छा है. लड़की के हाथ कामयाबी तब आएगी जब लड़की हाथ से निकल जाएगी. तो कहने का क्या मतलब है? समाज जो इतने सारे रेस्ट्रिक्शन रख के बैठा हुआ है महिलाओं पे कि ज्यादा मत पढ़ाना, लड़की हाथ से निकल जाएगी, वो क्या कहना चाहता था कि अगर ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो रसोई घर में ध्यान नहीं देगी, अपने परिवार को जो भविष्य में बनने वाला है उसको ठीक से नहीं संभाल पाएगी. बट एज अ फीमेल, क्या यही रोल्स किसी फीमेल को निभाने चाहिए? इसके अलावा और कुछ उसकी जिंदगी नहीं है. अगर इसके अलावा और कुछ उसकी जिंदगी नहीं है या नहीं होनी चाहिए, then I am sorry to say, such females do not need education. अगर उन्हें घर काम ही करना है तो, और जितनी अनएजुकेटेड फीमेल होगी उतना ही मुश्किल से उसको समझ में आएगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार. If a female is educated, she has lot of goals in life.
शी हैज थिंग्स टू अचीव, शी हैज लेवल्स टू रीच। और जितनी भी आधुनिक चीजों में वो अपना मन लगाएगी तो उतना बच्चा बच्चा कम करेगी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सच एजुकेटेड फीमेल्स विल बी फार लेसर एज कंपेयर टू इलिटरेट विमेन। क्योंकि इलिटरेट विमेन है मतलब कोई विजन नहीं, पूरा ब्लॉक हो चुका है उसका विजन, तो आगे कोई जॉब नहीं, कोई दूसरा एस्पिरेशन नहीं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसका पूरा जीवन अपने फैमिली में, अपनी फैमिली को बढ़ाने में ही निकल जाता है। लेट अस सी दैट woman who has attained primary and secondary education gives birth to less number of children as compared to illiterate women. So those females who say that I am educated, उनके जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो उन्हें अचीव करनी है। आप शहर की लड़कियों को कंपेयर करो गांव की लड़कियों के साथ, या शहर की औरतों को कंपेयर करो गांव की औरतों के साथ, तो डिफरेंस साफ मालूम पड़ेगा। शहर में जो औरतें होती हैं वो कैसा कैसा कंपटीशन करती है। क्या होती है उनकी कंपटीशन? वो अपने हस्बैंड्स को जाके बोलती हैं कि देखो उसने वो गोल्डन चेन लिया, मुझे भी वो चेन लेना है। देखो उनके पास ये बड़ी गाड़ी है, हमें भी बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए। देखो उसकी बीवी एमएनसी में काम कर रही है, तो मैं भी एमएनसी में काम करना चाहती हूँ। देखो वो किटी पार्टी में गई है, मुझे भी उस किटी पार्टी में जाना है। देखा देखी अर्बन सोसाइटी में तो होती ही है, तुम्हें मालूम है। अब यही देखा देखी गांव में, विलेज में कैसे होती है। ना वहां पे कोई जॉब है, ना वहां पे कोई किटी पार्टीज होती हैं, वहां पर ना ही कोई गाड़ी खरीदता है, तो वहां पर कंपटीशन कैसा होता है। वहां की बीवी क्या बोलेगी अपने हस्बैंड को? ये बोलेगी सुनो जी उसको देखो एक और बच्चा हो गया, यहाँ पे आप कुछ करते ही नहीं है। उसको 4 बच्चे हो गए, यहाँ पे आप कुछ करते ही नहीं है। उसके 7 बच्चे हो गए, आप भी कुछ करो ना। सो फीमेल्स हु आर अनएजुकेटेड, उनके लिए अचीवमेंट क्या है? एक बच्चा पैदा करना उनके लिए एक अचीवमेंट है कि 2 साल पहले बेटा आया था, आज बेटी आई है, अगले 2 साल बाद कोई और आएगा। गॉट इट? सो उनकी जीवन में कुछ ना कुछ हलचल मचती रहनी चाहिए, और उनके लिए वो हलचल क्या है? इलिटरेट वुमन के लिए वो हलचल क्या है? बच्चे लाना। जबकि लिटरेट वुमन, एजुकेटेड वुमन हलचल बहुत सारे सोसाइटी के क्षेत्र में कर सकती है। स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में वो अच्छा और पढ़ सकती है, वकालत कर सकती है, सीए करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकती है, कहीं पे जॉब कर सकती है। अगर आर्ट्स लिया है उसने तो अकॉर्डिंगली आर्ट एंड क्लास का क्लास शुरू कर सकती है। मल्टीपल एक्टिविटीज कैन बी डन बाय दैट पर्सन हु इज विलिंग टू डू समथिंग। और वो विलिंगनेस कहां से मिलेगी बेटा? आपको एजुकेशन से प्राप्त होगी। और इसीलिए कहते हैं कि फीमेल एजुकेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। एजुकेटेड फीमेल विल ऑलवेज हैव लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड फीमेल्स। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे हुआ? क्योंकि एजुकेशन के लिए बेटा क्या चाहिए? पैसा। और एक फैमिली के पास सपोज पैसा नहीं है दोनों बच्चों को पढ़ाने का, तो हमेशा से सैक्रिफाइस कौन करता आया है? फीमेल्स करती आई हैं कि मेरा एजुकेशन नहीं होगा तो चलेगा, मुझे तो क्या करना है? घर काम। तो भाई तुम जाके पढ़ लो, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, क्योंकि तुम्हें किसी औरत को बिहा के इस घर में लाना है, उसको खिलाना है, पिलाना है, पालना है, पोसना है। तो मैं अपना एजुकेशन सैक्रिफाइस करके भैया आपके लिए एजुकेशन का रूम क्रिएट कर रही हूं। अब असल में उस भाई को पूछो कि क्या उसको पढ़ना है, वो बोलेगा नहीं। पढ़ने वाले कौन होते हैं? फीमेल्स ज्यादा होते हैं। और ये मैंने तो अभी अर्बन एरिया में भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया है दैट मैक्सिमम रैंकर्स इन आवर ब्रोशर इज ऑल्सो ऑफ फीमेल्स एंड नॉट मेल्स। ठीक है? एनीवेज,
So low level of education is responsible for high birth rate because educated females will rear small size of family. Uneducated female has nothing else to do. इसीलिए वो बच्चे पैदा करती रहती है और उसको बच्चा पैदा करने की मशीन ही माना जाता है by the society, which is absolutely wrong. And so our prime target should be to educate the females. Okay? चलिए आगे देखते हैं. Second point, low level of income. Okay? पहला, birth of a child is considered as an asset rather than a liability. गरीबों की यही समस्या है. उनके दिमाग में जो चेन ऑफ थॉट्स है वो एकदम अलग होते हैं अमीरों के कंपैरिजन में. आज कोई भी मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, आप मैं क्या सोचेंगे कि एक चाइल्ड अगर हम लेके आते हैं तो दैट चाइल्ड इज अ लायबिलिटी. बट पुअर पीपल डोंट थिंक इट इज अ लायबिलिटी, दे थिंक इट इज एन असेट. और ये असेट को मानना क्यों चाहते हैं या वो इस बच्चे को असेट क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि ये बच्चा थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद, थोड़े सालों के बाद वो पैसा कमाना चालू कर देगा. तो जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा अर्निंग मेंबर्स होंगे, ऐसा ये गरीब लोग सोचते हैं. तो जिसकी इनकम कम है वो ज्यादा बच्चे किस इरादे से पैदा करेंगे कि हम एक कमाने वाला व्यक्ति इस दुनिया में ला रहे हैं. दे कंसीडर चाइल्ड एज असेट एंड नॉट एज अ लायबिलिटी. जबकि हम और आप एक चाइल्ड को लायबिलिटी मानते हैं, और खाली मानते नहीं है, असल में वो लायबिलिटी है भी फॉर अ स्पैन ऑफ 18 to 21 ईयर्स. डिपेंड्स कि वो पैसा कमाना कब शुरू करेंगे. अपने आप को ही देख लो, आप अपने पेरेंट्स पे अभी क्या हो, लायबिलिटी हो कि असेट हो? आज असेट नहीं हो, लायबिलिटी हो. असेट बनोगे भविष्य में, और वो भी बहुत बड़ा असेट. ऐसा उम्मीद है आपके पेरेंट्स को. सो लायबिलिटी क्यों? क्योंकि आपके खाने का, पीने का, एजुकेशन का, एंटरटेनमेंट का, कपड़ों का सब खर्चा कौन उठा रहा है? अभी आपके पेरेंट्स उठा रहे हैं. फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स. ओके, सो बर्थ ऑफ अ चाइल्ड को अगर कोई परिवार असेट मानता है तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती है. और ऐसा कौन से परिवारों में होता है बेटा? पुअर फैमिलीज में होता है. गरीबों में ये सोच पनपती है, ठीक है, और वही उनको लेके डूबती है. आगे देखते हैं. देखो क्या लिखा है. इट इज कॉमनली सेड द मोर द मेरियर. इट इज एक्सपेक्टेड दैट द चाइल्ड ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द इनकम ऑफ फैमिली इन फ्यूचर. बराबर. अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे आपकी स्क्रीन पे. जल्दी कर, साहब जा रहे हैं. जी. जय गरम. सर अपना मंगीराम का बच्चा है. ईमानदार चाय वाला सर, टेस्ट कीजिए ना, एकदम खांटी दूध में बनाए हैं सर, और पूरा बाजार में सबसे सस्ता में बेचते हैं सर. ये अपना नंबर 2 है सर. नंबर 1 गुड नाइट में आता है और नंबर 2 गुड मॉर्निंग में. टोटल फैमिली बिजनेस सर, ईमानदारी से मेहनत सर. तो फिर ये स्कूल कब जाते हैं? स्कूल क्या करेंगे जाके सर? पढ़ लिख गए तो फिर हाथ से काम भी नहीं करेंगे. आप चाय टेस्ट कीजिए ना सर. एक शर्त पे, अपने दोनों बच्चों को वापस स्कूल भेजो और तुम कल से लग जाओ ड्यूटी पे. सर अच्छी है. देखा कितना गर्व से बोल रहा था कि ये हमारा नंबर 2 है. नंबर 1 गुड नाइट में आता है, नंबर 2 गुड मॉर्निंग में आता है. फुल फैमिली बिजनेस. मतलब इस इंसान ने प्लान करके रखा था
कि अब मेरा यही बिजनेस होगा और इसी बिजनेस को हम सालों साल जनरेशन टू जनरेशन चलाते जाएंगे। अब एक चाय वाला कितना कमाएगा और हर चाय वाला प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, जरूरी नहीं है ना। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस साइकोलॉजी हैज टू बी ब्रोकन कि चाइल्ड इज नॉट एन असेट, चाइल्ड इज अ लायबिलिटी। सो लो लेवल ऑफ इनकम वालों को खास करके ये बात समझने की जरूरत है दैट चाइल्ड इज अ लायबिलिटी। उसके आते ही खर्चे बढ़ जाएंगे। एक एडिशनल बच्चा कोई असेट नहीं होता, उस पे तो अभी खर्चे पे खर्चा होता ही जाएगा। आने वाले 18 साल 21 साल तक तो ऐसे बच्चे लाओ, लेकिन एक या दो, डू नॉट गो फॉर अ ह्यूज साइज ऑफ द फैमिली। और ये लोग बच्चों को असेट मानते हैं। तो अब अगर आपके दिमाग में कोई चीज असेट है तो उस असेट को आप क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे कि मैक्सिमाइज करेंगे? यू विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज, राइट? सो ये जितने भी परिवार थे वो अपने बच्चों को मैक्सिमाइज करते जाते थे। 5 बच्चे, 7 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, मेरा उतना असेट है। अबे असेट नहीं है, लायबिलिटी है। और यही सोच तो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन विच लेड टू हाई बर्थ रेट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सच चिल्ड्रन स्टार्ट वर्किंग वेरी अर्ली एट ईटरीज एंड टी स्टॉल्स। हमने अभी देखा ईटरीज मतलब छोटी मोटी खाने पीने की दुकान में वो काम करना शुरू कर देते हैं। कटका मारते हैं, झाड़ू मारते हैं, पोछा करते हैं, बर्तन धोते हैं। ओके, उनसे बहुत ही लो लेवल के ऑड जॉब्स कराए जाते हैं। नो डाउट दिस इज चाइल्ड लेबर इफ दे आर बिलो 14 years of age. 15 years and onwards it is not a child labor, it is valid active labor supply। और इसीलिए वो एक्टिविटी लीगल मानी जाएगी अगर बच्चा 14 years कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, सो ये उनकी कोई कमाने की या काम करने की उम्र नहीं है। जिस उम्र में उनके हाथ में बुक्स होनी चाहिए थी उसी उम्र में आपने उनके हाथ में बर्तन दे दिए, झाड़ू दे दिया, कटका दे दिया, चाय का वो स्टैंड दे दिया जिसमें ग्लास रख के वो सबको सर्व करेगा। तो भाई गरीबी और फैलेगी, दूसरा पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो तो अलग। सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ इंक्रीज इन बर्थ रेट। ठीक है, ये साइकोलॉजी हर जगह पनप चुकी है, इसको हमें रोकना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है हम सबको मालूम है। लेट अस रिवाइज स्टिल। आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन born in a given year, the number of child deaths before 1 year of age is known as infant mortality rate। तो बच्चा पैदा हुआ लेकिन 1 साल का हुआ, उससे पहले ही चल बसा, तो उसको हम क्या बुलाएंगे? इन्फेंट हैज बिकम मॉर्टल। और उस रेट को क्या बुलाएंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर हाउ कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लीड्स टू हाई बर्थ रेट? इससे बर्थ रेट का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, बात को ध्यान से समझना। अकाउंट्स में आप देख चुके हो डेटर्स होते हैं, असेट साइड है ना, जिनसे हमें पैसा लेना है, डेटर्स। ओके, उसमें से आप माइनस क्या करते हैं? सबसे पहले बैड डेट्स एज पर एडजस्टमेंट, फिर आप क्या माइनस करते हैं? बैड डेट रिजर्व एज पर एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में। ओके, सो क्या माइनस किया आपने? बैड डेट्स एज वेल एज व्हाट? बैड डेट रिजर्व, और यू कैन से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब पेरेंट्स की साइकोलॉजी को यहां पे समझो। अगर मुझे ये डर है कि मेरा बच्चा 1 साल का हो, उससे पहले ही चल बसेगा, तो मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ जैसे था वैसे क्या करूंगा? प्रोविजन फॉर इन्फेंट डेथ्स भी करूंगा ना। कि अगर 1 चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास 2, 3, 4, 5 है, तो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उसमें से 2-3 चल भी बसे तो भी वी आर लेफ्ट विथ गुड नंबर ऑफ असेट्स,
good number of kids in our family for our family to survive. हाँ, यही साइकोलॉजी थी. बाकी पुराने जमाने में लोग इतना बड़ा बड़ा परिवार क्यों रखते थे? क्योंकि उन्हें मालूम था, उन्हें डर था कि हमने मान लो 2 बच्चे पैदा किए और दोनों चल बसे तो इन आवर ओल्ड एज वी विल बी लेफ्ट विथ नो सपोर्ट. इसीलिए कितने बच्चे पैदा करो, 5, 6, 7, 10. इनमें से कोई गया भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी विल बी एबल टू फाइंड सपोर्ट इन आवर ओल्ड लाइफ. अंडरस्टूड? ये साइकोलॉजी थी विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन बर्थ रेट. सो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हाई होना, उसका कनेक्शन इंक्रीज इन बर्थ रेट से क्या है, ये आपको मालूम पड़ा. ओके, आगे बढ़ते हैं. फॉलोइंग आर रीजंस फॉर हाई IMR. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हाई क्यों था? लेट अस सी दैट. लेस केयर गिवन टू गर्ल चाइल्ड. ऑफ कोर्स वी नो nobody in this world cares for female child. वो खाए तो खाए, पिए तो पिए, न्यूट्रिशनल फूड उसको मिले नहीं मिले, उसकी हेल्थ की किसी को पड़ी नहीं होती. क्योंकि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन. करेगा रोशन, करेगी कभी नहीं आता, है ना. जग में मेरा राज दुलारा. सो फीमेल चाइल्ड को हमेशा से इंडियन सोसाइटी में कम इंपॉर्टेंस मिला है. और फीमेल चाइल्ड आने के बाद उनका दूध पीती से मर्डर भी होता था. तो 1 साल से पहले ही ये सब हो जाता था. ठीक है. सो लेस केयर वॉज गिवन टू गर्ल चाइल्ड, जिस कारण से उनकी डेथ एज अ चाइल्ड बढ़ने लगी. तो वो भी गिनाया कहां पे जाएगा? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में ही गिनाया जाएगा. उसके बाद लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, है ना. खाने पीने में अपने ध्यान रखते नहीं थे बच्चों का. क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड का क्या मतलब होता है? जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हो. ये न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फूड पेरेंट्स तक को नसीब नहीं होता था, तो बच्चे तक तो कहां से पहुंचेगा? और वो पहुंच भी गया तो वो बच्चा क्या खाएगा, इस बात का हम ध्यान बिल्कुल रखते नहीं थे, जिस कारण से बच्चों की डेथ होती थी 1 साल के होने से पहले. देन frequent abortions. What do you mean by abortion? When a female is pregnant and she does not want to keep the child, at that point of time one operation is done to remove the child from the female's body. That is nothing but an abortion. अब जब उस फीमेल को वो बच्चा नहीं चाहिए था तो उसने अबॉर्शन करवा लिया, और ऐसे उसके जीवन काल में बहुत सारे अबॉर्शंस हुए, जिस कारण से उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वीक हो गई. फिर एक समय आया जब उसको बच्चे चाहिए थे, तो वो बच्चे भी वीक पैदा होंगे ना, क्योंकि उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतनी सारी बार ऑपरेशन से गुजर चुकी है कि अब वहां पर एक अच्छे बालक का ग्रो होना थोड़ा सा मुश्किल है, जिस कारण से द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वॉज वेरी हाई. ओके, आगे बढ़ते हैं. इनएडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज. सो अपने कंट्री में ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है. नो डाउट मेडिकल फैसिलिटीज हैव इंप्रूव्ड फॉर एवरीवन, but still there is a good percentage of population which is not receiving these medical facilities because they are poor, or due to XYZ reason, because they are in rural areas, they are not able to access this medical facility. And as a result of that, जब वो बच्चा बीमार पड़ा, अगर उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलती तो वो क्योर हो जाता, लेकिन वही मेडिकल फैसिलिटीज उसको टाइम पे न मिल पाने से उस बच्चे की डेथ हो गई. तो वो कहां काउंट हो गया? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में कन्वर्ट हो गया, विच लीड्स टू रिपोर्टिंग ऑफ हाई नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन, जिस कारण से आपका IMR भी हाई रिपोर्ट होगा. ठीक है, चलिए फिर आगे. लेस गैप बिटवीन 2 चिल्ड्रन. नाउ एज फार एज गैपिंग इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. ये क्या होता है?
ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं चल रहा है कि तुमको शॉर्ट गैप में मारना है, ठीक है। गैपिंग बिटवीन टू चिल्ड्रन मीन्स व्हाट? पहली बार आप पेरेंट्स कब बने और दूसरी बार आप पेरेंट्स कब बने। मतलब जो दो बच्चे आपने पैदा किए उनकी एज में कितना डिफरेंस है, दैट इज योर टाइम गैप बिटवीन टू चिल्ड्रन। मैक्सिमम ऑफ यू वुड बी ऑब्जर्विंग दिस कि आपकी फैमिली में आपकी बहन अगर 12th में है तो आप 8th में थे। मान लो अभी आप 12th में हैं तो आपका छोटा भाई छोटी बहन या तो 7th में होंगे, 8th में होंगे, 9th में होंगे और ज्यादा से ज्यादा 10th में होंगे। मतलब मिनिमम 2 इयर्स का गैप आप सभी ने अपने परिवारों में ऑब्जर्व किया होगा। बिकॉज वी ऑल आर एजुकेटेड पीपल एंड वी अंडरस्टैंड कि एक फीमेल की बॉडी को बार बार ऑपरेट करना अच्छी बात नहीं होती, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। वी अंडरस्टैंड दैट द गैप बिटवीन टू चिल्ड्रन शुड बी मिनिमम 2 इयर्स, मैक्सिमम 4 to 5 इयर्स, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो आई बिकेम फादर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014 and second time in 2018, 4 years of gap, because we respect what a female has to undergo in a pregnancy or in the process of reproducing a child. अब जिन फैमिलीज में महिलाओं में 2 बच्चों के बीच में गैप बहुत कम है, तो जस्ट इमेजिन उस फीमेल पे क्या गुजरेगी। अब भी उसने एक बच्चे को जन्म दिया, अब भी उसकी बॉडी में ऑपरेशन हुआ है, अभी ठीक से हील भी नहीं हुई थी, उतने में एक और बच्चा आ गया, 1 साल के अंतर में एक और बच्चा आ गया, फिर वापस सर्जरी, वापस उसको वही सारी प्रोसीजर को अंडरगो करना पड़ेगा, फिर एक और बच्चा, फिर एक और बच्चा, 1-1 साल में एक बच्चा आता जाएगा। तो ऐसा कब तक चलेगा। एंड इन दिस प्रोसेस ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि 3rd या 4th टाइम में बच्चा आया तो सही, लेकिन दैट किड वॉज नॉट नॉर्मल, दैट किड वॉज वीक एंड दैट किड मे डाई, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज ऑल्सो वेरी हाई। ओके, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई था तो पब्लिक में ये भय था, डर था कि कहीं हमारी औलादे भी मर ना जाए, तो ज्यादा बच्चे पैदा करो, विच लेड टू इंक्रीज इन बर्थ रेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईयर 1951 एंड 2011 व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? 146 per 1000, और 2011 में वो रिड्यूस होके कितना हो गया? 41.40। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, लेकिन 41.40 भी अभी हाई नंबर है, इसीलिए ये बुरी बात है। इससे भी कम होना चाहिए, ये 10 के अंदर चले जाना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर फैक्टर्स, ओके, हाई फर्टिलिटी रेट। सो व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलिटी रेट? लेट अस सी दैट in a given year, out of every 100 females in the age group of 15 to 49 years, how many live children are given birth is known as fertility rate. मतलब एक फीमेल फर्टाइल कब होती है? जब वो बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी हासिल कर लेती है, और यही फर्टिलिटी नॉर्मली कौन सी एज ग्रुप में आता है? 14 to 15 ईयर्स में ये चालू होता है और 45-49 ईयर्स तक ये कंटिन्यू होता है। सो 15 to 49 ईयर्स एज ऑफ अ फीमेल इज द रिप्रोडक्टिव एज, जहां पे दिस फीमेल इज एब्सोल्युटली फर्टाइल, शी हैज द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस अ चाइल्ड। ओके, अब ये रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, कंसेप्शन कैसे होता है ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम उसको सीखेंगे बाय अ वीडियो ऑन योर स्क्रीन। वॉच दिस वीडियो विथ लॉट ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। ओके, नेगेटिवली
मत देखना इस वीडियो को, अच्छे से समझना कि क्या होता है फर्टिलिटी, कैसे होता है कंसेप्शन. ओके, लेट अस सी दैट. The journey of life starts with a fascinating race. Starting with millions of sperm, only one, the fastest and the strongest, will reach the finish line. Some fall out of the race, getting lost in the rush through the narrow fallopian tubes, while some are stopped by natural obstacles which protect the woman's body from intruders. Those who make it closer to the end compete fiercely with each other. Together, they attack the egg cell. Their only goal is to be the first one to enter the egg. Only one will make it through, but the others simplify this mission by slowly dissolving the membrane of the egg. Finally, we have a winner. The winning sperm enters the egg and conception occurs. Half the man's and half the woman's chromosomes combine. This creates a unique DNA code which is needed to create new life. These combined chromosomes form the first cell of the new baby. This is now called the zygote. The zygote starts to divide into a cluster of cells and begins to travel to the friendly and safe habitat of the uterus. When the zygote is divided into a bubble of cells, a blastocyst is formed with an inner layer of cells making up the embryo and an outer layer which will protect and nourish the embryo. The blastocyst then finds a comfortable place to stay in the uterus for the next 40 weeks to develop and transform into a human being. तो बेटा ये जो प्रोसेस थी, ओके, that how a baby is formed, this process is applicable in females who are in the age group of 15 to 49. ओके, इस वीडियो को वापस देखना एक बार तो आपको मालूम पड़ेगा that how a male sperm enters a female vagina and उसमें ओवम के साथ कैसे मिक्स होके एक डीएनए क्रिएट होता है और इस पर्टिकुलर जायगोट में कैसे एक इंसान का जन्म होता है, उसका विकास होता है. ओके, अब ये फर्टिलिटी पीरियड भी बहुत बड़ा है और फर्टिलिटी रेट अमॉन्ग्स इंडियन फीमेल्स इज वेरी हाई. लेट अस गो ऑन टू दैट नाउ. सी दैट हाई फर्टिलिटी इज अ स्पेशलिटी of Indian females. Indian females are highly fertile. कैसे? In 1961, average, क्या बोल रहा हूं मैं? Average of women in this age group gave birth to 6 children. ये 6 तो एवरेज है, मतलब कुछ 6 से ज्यादा होंगे और कुछ 6 से कम होंगे. On an average आप पकड़ के चल लो that one Indian woman used to reproduce how many children? 6 children, which fell to how much? 3 in 2011. ये 3 भी अभी बहुत ज्यादा है. एवरेज कितना होना चाहिए? अगर सब लोग पॉपुलेशन पॉलिसी को फॉलो करें, हम 2 हमारे 2, सो एवरेज मान लो किसी के 2 है, किसी का 1 है, तो एवरेज कितना आना चाहिए? 1.5, 1.8. अब आप क्वेश्चन करेंगे सर एवरेज 1.5, 1.8 मतलब एक फीमेल 1.5 बच्चे को जन्म देगी. अब ऐसा नहीं होता. किसी एक फीमेल ने 2 बच्चे को जन्म दिया, दूसरी ने 1 को जन्म दिया, इन दोनों ने मिलके 3 बच्चों को जन्म दिया ना, तो एवरेज कितना आया? 3 divided by 2, that is 1.5. ऐसे पूरे कंट्री का जितना भी फीमेल्स है उन्होंने जितने बच्चे पैदा किए उसका हम एवरेज निकाल सकते हैं. सो ये 3 का एवरेज भी अभी बहुत हाई लेवल पे है. ओके, और ये ज्यादा क्यों है? बिकॉज इंडियन फीमेल्स की ये खासियत है. यस, आई लव बेबीज. हाँ, यू लव बेबीज, बट इन दैट प्रोसेस ऑफ लव डू नॉट कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग बेबीज बिकॉज दैट बिकम्स अ बर्डन ऑन योर फैमिली एज वेल एज द नेशन. ठीक है, चल आगे देखते हैं. स्टिल दिस इज कंसिडर्ड एज very high because point number 1,
अर्ली मैरिजेस लीड टू लॉन्गर फर्टिलिटी। लड़की की देखो बिल्कुल इच्छा नहीं है शादी करने की, लेकिन घर पे जबरदस्ती लड़के वाले आ गए हैं तो लड़की नाटक कर रही है। ओके, अर्ली मैरिजेस हैपन एंड द मोमेंट अ मैरिज हैपन्स, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कपल? दैट इज दे रिप्रोड्यूस। ओके, दे गिव बर्थ टू चाइल्ड और चिल्ड्रन। इस कारण से द फर्टिलिटी पीरियड इज हाई and the fertility rate also is very high. Okay, second, proportion of unmarried women in this age group is very less. So इस age group में 15 से लेके 49 में कोई लड़की ऐसा बोल दे I am not married, ऐसे बहुत rare cases आपके सामने आएंगे। Majority of the population of females in this age group of 15 to 49 is married only, and once they are married means they are parents also, ऐसा assume कर ही लेने का, ठीक है, इंडिया में। अंडरस्टूड? चलिए आगे देखते हैं। अदर फैक्टर्स में लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें हम बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जिनको लेके आपको काफी सारे डाउट्स भी रहते हैं। ओके, लेट अस सी। It refers to decisions on the size of the family and maintaining gap between two children based on planned parenthood. Okay? So हम क्या चाहते हैं? छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो, हमारे दो, और इसी कॉन्शियस अटेम्प्ट को जो पेरेंट्स मिलके नक्की करते हैं कि हम हमारी फैमिली कैसे प्लान करेंगे, उसी कंसेप्ट को क्या बुलाया गया बेटा? फैमिली प्लानिंग बुलाया गया है। कि बैठ के अपनी फैमिली को प्लान करो, सो के प्लान मत करो। बैठ के पहले प्लान करो, बाद में सो, तो ही तो फैमिली आगे बढ़ेगी। सो डिसीजंस आर कॉन्शियस, मेड बाय अ कॉन्शियस माइंड। इट इज अ कॉन्शियस एफर्ट बाय टू पीपल, मदर एंड फादर, टू डिसाइड कि उनको कितने बच्चे चाहिए, कब चाहिए, कब कॉमा लगाना है और कब फुल स्टॉप लगाना है, ये भी उस फैमिली का निर्णय होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर इजंट दिस बर्थ ऑफ अ बेबी अ नेचुरल प्रोसेस? कई कपल्स बोलते हैं कि ये हमने नहीं किया, ये तो हो गया। अबे कुछ नहीं होता, ये तुमने किया है, क्योंकि बच्चे कैसे पैदा होते हैं मालूम है ना, देखा ना, अभी हमने देखा ना। और उसके लिए मेहनत भी किसको करनी है? ये कपल को ही तो मेहनत करनी है। तो उन्होंने ये काम किया, कॉन्शियसली किया। ये कोई हिंदी मूवी नहीं चल रही है कि जिसमें वन फाइन डे द हीरोइन कम्स टू द हीरो एंड पासिस दिस गोल्डन स्टेटमेंट। कौन सा? हाँ वही जो तुम सोच रहे हो। लड़की लड़के को क्या बोलती है, हीरोइन हीरो को क्या बोलती है? मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। तो हीरो क्या बोलता है? मैंने तुम्हें इसीलिए बोला था कि उस रात को मुझे दारू मत पिलाओ, देखो ऐसा हो गया ना। अबे एक दिन में नहीं होता, एक रात में नहीं होता, ये सब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लगातार एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाके एक बच्चा रिप्रोड्यूस होता है। और यही चीज ना आप लोग को मालूम है, ना ये फिल्म वाले हमें ये डिटेल बताते हैं। इसीलिए फिर मुझे आके आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि असल में कितने एफर्ट्स लगते हैं, कितना सोचना पड़ता है, तब जाके एक बच्चा पैदा होता है। ऐसे ही नहीं बोला उसको फैमिली प्लानिंग। ओके, चलो आगे देखते हैं। पॉवर्टी, सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस बिलीफ्स combined with low level of education has acted as obstacles to family planning. So family planning निकला तो बहुत अच्छे से, लेकिन अपने गोल तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि सामने क्या आ गया देखो, ऑब्स्टेकल्स। कौन से ऑब्स्टेकल्स? पॉवर्टी, सोशल कस्टम्स एंड इवन द रिलीजियस बिलीव्स। इतना इग्नोरेंस है इंडिया में इन रिलेशन टू फैमिली प्लानिंग कि मैं क्या बोलूं, बोलने के लिए अब शब्द ही नहीं है। उतना इग्नोरेंस है, पब्लिक को मालूम ही नहीं है कि ये प्रोसेस क्या होता है। व्हाट दे फील
कि बच्चा लाना मतलब सेक्स करना। नो, खाली ये नहीं होता, बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। देखेंगे हम, आज ही देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे तब। लैक ऑफ नॉलेज regarding instruments on contraception and sometimes scarcity leads to high birth rate। अब एक वर्ड आया कॉन्ट्रासेप्शन, ओके, उसी को पकड़ के हम एक वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में टर्न बाय टर्न, नंबर बाय नंबर मैं आपको समझाऊंगा कि हर एक कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, and how come these contraceptive methods are useful in reducing the size of the family, which is nothing but the family planning. Let us see that video first on your screen. 10 types of birth control. 10. First, condoms. About 82% effective. What it is? A small thin pouch made of latex plastic or lambskin that covers the man's penis during sex, which means there are 2 types of condoms available nowadays, one for male and the other for female also। कई लोग को ये भी नहीं मालूम होता, आप में से कई लोग ये कॉन्डम वर्ड बोलने से भी कतराते हैं। शायद अभी आप इस मोमेंट पे ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आपको शर्म आ रही होगी, बट बेटा ये सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी, अदरवाइज मालूम ही नहीं पड़ेगा तुम्हें कि ये प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनका क्या यूज है, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सर ये सब मालूम है, छोड़ो ना, इग्नोर करो ना, नहीं, कई लोग को नहीं मालूम होता। और गांव में, विलेजेस में, रूरल एरियाज में तो बिल्कुल किसी को कुछ नहीं मालूम होता कि ये क्या है। यहां तक कि हम कॉन्डम वर्ड बोलने में भी घबराते हैं, इसीलिए हमने इसके अलग अलग नाम दिए हैं, थैली, छतरी, अम्ब्रेला, क्या सुन रहा हूं, बलून। अबे ये सारे नाम देना छोड़ दो, सीधा बोलो कॉन्डम, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इट्स अ बर्थ कंट्रोल टूल विच यू हैव टू एक्सेप्ट, द एंटायर सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड। तो आपकी सोच में प्रॉब्लम है, इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छे से, अच्छे इरादे से लॉन्च किया गया ताकि लोग बच्चे कम पैदा करें और इस प्रोडक्ट का उपयोग करके 2 लोगों के बीच का प्यार भी कम न हो, उनका ये इंटेंशन था। ठीक है, सो कॉन्डम्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये आपको मालूम पड़ गया अब कि ये इस्तेमाल कैसे होता है, फाइन। इग्नोरेंस की जब मुझे बात याद आती है तो एक किस्सा भी मुझे याद आता है जो रूरल एरिया से जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि एक बार ऐसा ही फैमिली प्लानिंग कैंपेन गवर्नमेंट ने रन किया था, जिसमें फ्री सैंपल्स कॉन्डम्स के डिस्ट्रीब्यूट किए थे अमॉन्ग्स ऑल द विलेजर्स। उन सबको बोला कि ये कॉन्डम पहनो, इस्तेमाल करो और 1 महीने तक इसका यूज करो। दीज कॉन्डम्स आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 महीने बाद हम वापस आएंगे और आपका रिव्यू लेंगे। तो उनमें से किसी एक ने हाथ ऊपर करके पूछा कि सर ये तो आप दे गए, लेकिन इसका करने का क्या, हमको एक डेमोन्स्ट्रेशन तो दो। तो गवर्नमेंट ने ये तक किया, नहीं वैसा नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने स्टेज पे जाके उंगली पे इस प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन किया। ओके, कि उंगली पे उन्होंने कॉन्डम को पहनाया और बताया कि ये ऐसे इस्तेमाल होता है। और फिर डेमोन्स्ट्रेशन देने के बाद सब पब्लिक को पूछा कि समझ में आ गया क्या करना है। पब्लिक ने बोला यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 महीने बाद ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वापस आए, एक एक करके सबको पूछा कि कैसा था एक्सपीरियंस, मजा आया, आर यू कंफर्टेबल। सब ने बोला हाँ, किसी ने बोला ना, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। लेकिन एक बंदा जिसने हाथ खड़ा करके क्वेश्चन किया था ना कि ये बताओ तो सही क्या करने का इसका, उसको पूछा कि भाई तुमने बड़ा डेमो मांगा था, बोलो कैसा लगा, 1 महीना तुमने इस्तेमाल किया इस प्रोडक्ट को, हाउ डिड यू फील। तो उसने क्या जवाब दिया मालूम है, नहीं नहीं बिल्कुल मजा नहीं आया, उंगली से बिल्कुल मजा नहीं आता है,
और डेमो उंगली पे था। ये प्रोडक्ट थोड़ी ना उंगली के लिए है, ये प्रोडक्ट किसके लिए है लिखा है ना यहाँ पे स्क्रीन पे। ये तक लोगों को नहीं मालूम होता कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना किधर है। अब सोचो कितना इग्नोरेंस होगा। ऐसे में आप बोलेंगे कि लोगों की साइकोलॉजी रातों रात चेंज करो, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव उसके बारे में बताओ, उनको इस्तेमाल करना रातों रात आ जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज फिल्ड अप विथ हाईली अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट पीपल लाइक दिस। उंगली बोलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The shot, which is more than 99% effective. ये बॉडी में एक इंजेक्शन होता है जो लगाने के बाद यू आर फ्री, और यही इंजेक्शन हर 3 महीने में आपको किसी नर्स के पास जाके या डॉक्टर के पास जाके अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाना होता है। ये इंजेक्शन कौन लेगा? फीमेल्स लेगी, ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। उसके पार्टनर को भी ये बताने की जरूरत नहीं है that she is taking these injections. Okay, if they do not want a baby, it's good, but only if the female also does not want a baby, she can make use of these injections also. Okay, ये injection medical store पे openly available नहीं होते। These have to be taken under proper guidance. Okay, चलिए। Then comes implant. Okay, more than 99% effective. और ये क्या होते हैं? A tiny thin rod about the size of matchstick that releases hormones into your body to prevent you from getting pregnant. ये भी एक बर्थ कंट्रोल अवेलेबल है। अब ये जो थिन मैचस्टिक जैसा है, ओके, थिन रॉड, वो कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? तो हाथ की जो नसें होती है ना, उसमें ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो टू बी डन बाय अ डॉक्टर ओनली। ओके, और ये आपकी बॉडी में ऐसे हॉर्मोन्स पैदा करेगा जिससे आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी। ये भी किसको लेना है? फीमेल्स को ही लेना है। ओके, फिर आता है द इंट्राउटेराइन डिवाइस आईयूडी, अगेन मोर देन 99% इफेक्टिव। और ये क्या है? अ टाइनी डिवाइस मेड ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक दैट्स इंसर्टेड इन योर यूटेरस। मतलब फीमेल्स की यूटेरस में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। इसको कॉइल भी बोलते हैं। ओके, एंड दिस प्रिवेंट्स, अब ये जो टी शेप है उसमें जो टी है उसका जो अपर पोर्शन है दैट प्रिवेंट्स द स्पर्म्स टू गो इनसाइड द वेजाइना। ओके, सो वहां पे इसको इंट्रोड्यूस करके रोका जाएगा, जिस कारण से वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द पिल, अबाउट 91% इफेक्टिव। दवाई, ओके, a kind of medicine with hormones that you take every day to prevent pregnancy. मतलब whenever a female does not want a child to be reproduced while she is having relations with her husband, she can take these pills on regular basis, जिस कारण से उसकी बॉडी ऐसी हो जाएगी कि वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। ओके, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन शी इज टेकिंग पिल्स, जब से पिल लेना बंद कर देगी उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। शी विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस। जब ये फीमेल की इच्छा जागे कि उसे अब बच्चा चाहिए तो ये पिल्स लेना बंद कर देना, फिर नॉर्मल बच्चा पैदा होगा। ये सभी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं विच आर वेरी हार्मफुल, सो यू हैव टू स्टडी द साइड इफेक्ट्स फर्स्ट एंड देन स्टार्ट टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। Emergency contraception, also known as morning after pill, up to 89% effective. Now what it is? A safe way to prevent pregnancy after unprotected sex. So if the couples have not used condom and the female does not want to take any chance about pregnancy, she can take this pill. आपने सुना होगा, एडवर्टीजमेंट देखी होगी, आई पिल है ना, अनवांटेड 72। मतलब क्या? ये सारी टैबलेट्स हैं जो 72 आवर्स के अंदर अगर आप ले लेंगी फ्रॉम द टाइम व्हेन यू हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ योर पार्टनर, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। 72 आवर्स मीन्स 3 days। ओके,
So the moment you have unprotected sex and you feel a danger कि no, I might get pregnant, then you can take these pills within 72 hours in order to avoid pregnancy. Clear? आगे देखते हैं. Other methods of birth control. The pull out method. Effectiveness 75% to 80%. क्या होता है ये? पढ़ के आपको मालूम पड़ गया होगा. ये मर्दों के लिए है. When a man pulls his penis out of the vagina before ejaculation. So ये समझाने की जरूरत नहीं है. योगा करेंगे आप, ठीक है, अपने सारी चीजों को कंट्रोल में लेंगे, और जब भी कोई ऐसा रिलेशन इंटरकोर्स आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं, देयर इज अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, तो वो आए उससे पहले यू हैव टू रिमूव कॉन्टैक्ट विथ योर पार्टनर. तो क्या होगा? वॉट एवर द स्पर्म्स कम आउट, they will not enter the vagina because the penis is already out from the vagina and there is no chance of any kind of pregnancy. Okay, ये एक ऐसा मेथड है which is successful only up to 75% to 80%, because ये realize भी तो होना चाहिए कि this is the moment of realization. Many males do not understand, they do not realize कि ये अब होने वाला है, और उस चक्कर में हो सकता है कि स्पर्म्स अंदर ही निकल गए, विच इज रिस्की. ओके, इसीलिए मार्जिन कितना रखा? 75% to 80%. चलिए आगे देखते हैं. कैलेंडर मेथड. इफेक्टिवनेस अगेन 75% to 80%. व्हेन यू चार्ट योर साइकिल ऑन अ कैलेंडर एंड ट्रैक योर ओव्यूलेशन. अब बात को समझो, फीमेल्स खास करके समझना. ओव्यूलेशन क्या होता है? ठीक है, द मोमेंट अ फीमेल हैज फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड, वहां से लेकर 15 डेज कैलकुलेट करने के, 16th एंड ऑनवर्ड्स द ओव्यूलेशन स्टार्ट्स. दिस इज द टाइम व्हेन अ फीमेल हु वांट्स टू रिप्रोड्यूस अ चाइल्ड शुड बिल्ड रिलेशंस विथ हर पार्टनर. तो 16th डेट आई. अब टू कीप अ प्रोविजन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 दिन हुए. ये 7 दिन में एवरी ऑल्टरनेट डेज रिलेशन शुड बी बिल्ट विथ योर पार्टनर इफ यू वांट टू रिप्रोड्यूस. ओके, ये बात आपको डॉक्टर लोग बताएंगे जब आप उस एज पे पहुंचेंगे. सिंस अपने टॉपिक से कनेक्टेड है, मैंने आपको अभी बता दिया. So maximum chances for a female to get pregnant is during this ovulation period. Okay, because this is the time period when the ovums are reproduced to the maximum and they come out so that they can come in contact with sperms and the child can be reproduced. So ये cycle को हमें ध्यान में रखना चाहिए. That is nothing but the calendar method. सो आपको एग्जैक्टली मालूम है कि पीरियड स्टार्टेड वहां से लेकर 15th डे के बाद 16th एंड ऑनवर्ड्स, तो जो 14 से लेकर 20 का समय हमने डिस्कस किया, उसमें रिलेशन बनाओ अगर चाइल्ड चाहिए तो, और उसमें एकदम दूर दूर रहो अगर चाइल्ड नहीं चाहिए तो. सो ये कैलेंडर पे ट्रैक उस फीमेल को रखना पड़ेगा हु इज प्लानिंग हर फैमिली, वेदर शी वांट्स अ बेबी or she does not want a baby. Okay, चलिए आगे देखते हैं. Cervical mucus method. Effectiveness is difficult to determine. और ये क्या होता है? When you check the changes in your cervical mucus every day for the first part of your cycle until you have ovulated. So या तो कैलेंडर पे वो डेट्स हैं, या तो हर रोज उस फीमेल को चेक करना पड़ेगा that what kind of cervical mucus, okay, the discharge, white discharge जिसको बोलते हैं, उसको स्टडी करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि ओव्यूलेशन स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली शी कैन डिटरमाइन हर रिलेशंस विथ हर पार्टनर. ओके, उसके बाद टेम्परेचर मेथड. इफेक्टिवनेस अगेन 75 to 80%. और ये क्या होता है? when you record your temperature in the morning every day before you get out of bed,
और उसमें अगर 1 डिग्री का वेरिएशन आया देन ओव्यूलेशन हैज स्टार्टेड। अंडरस्टूड? सो ये तीनों पॉइंट्स जो हमने देखे, टेम्परेचर मेथड, सर्वाइकल, म्यूकस मेथड और कैलेंडर मेथड, इन तीनों का कनेक्शन किसके साथ है? ओव्यूलेशन के साथ है। मैंने ऐसे ही नहीं बोला था कि फैमिली हैज टू बी प्लान्ड। ये कोई एक रात का खेल नहीं है, कितना कुछ साइंस है इसमें और कोई परफेक्ट टाइम आपको चुनना पड़ेगा इफ यू वांट अ बेबी टू कम इन योर फैमिली। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग। ओके, समझ में आ गया? अब इसमें कोई भी डाउट या डिफिकल्टी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर पूछ सकते हैं। और अगर शर्म आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई रिस्पेक्ट दैट, तो वो चीज आप जूम में लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। वहां पे भी शर्म आ रही है तो नो प्रॉब्लम, डोंट डिस्कस विथ मी, यू कैन डिस्कस विथ योर एल्डर्स एट होम। कोई रिलेटिव है जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, ऐसी बात करने में आप उनसे ही सारा आइडिया ले लें। अगर उनके पास आइडिया है तो वो भी अंधेरे में है तो उनको ये ज्ञान आप बांट सकते हैं। ठीक है, एनीवेज, सो ये समझ में आ गया आपको लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन। और मैं अच्छे से जानता हूं कि आप में से कई लोगों को खाली 2 चीजों के बारे में मालूम था एज फार एज कॉन्ट्रासेप्शन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। वन वॉज कॉन्डम एंड द अदर वॉज पिल। 2 ही आउट ऑफ 10। तो सोचो, अगर आपको ही 2 मालूम है तो गांव में तो बेचारे ये 2 के भी फाफे होते हैं, उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं होता। उन्हें ये नॉलेज ही नहीं है कि ओव्यूलेशन क्या होता है, फैमिली भी प्लान करना पड़ता है, और इसीलिए सब कुछ उनको लगता है कि अपने आप हो रहा है। अपने आप नहीं हो रहा। यू नीड टू हैव दैट नॉलेज, यू नीड टू हैव दैट इंफॉर्मेशन so that you can understand the problem of this nation, that is population explosion, and by going for proper family planning, proper contraceptive methods, you will be able to contribute something to bring the birth rate down. लेकिन ये अवेयरनेस होती नहीं है किसी के पास, इसीलिए बच्चे पैदा होते रहते हैं लीडिंग टू हाई बर्थ रेट। ओके, अंडरस्टूड? तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।